हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हमारी ऑपरेशन मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास जो दी थी, उसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी किस तरीके से हम अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, हम अपने कोर्स को स्टडी नोट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको स्टडी नोट नंबर 1 स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या क्या पढ़ना हम स्टडी नोट में वो करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे स्टडी नोट नंबर 1। स्टडी नोट नंबर 1। और सर दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बनाऊंगा वही नोट्स आपको पेपर में लिखने हैं, वो एज पर आवर स्टडी मैट होगा और वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। ठीक है जी। स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 1, साथ साथ मेरे साथ साथ अपनी कॉपी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं सर, आपको आपको 2 कॉपी मेंटेन करनी है। एक कॉपी तो होगी हमारी थ्योरी की, जिसमें हम पूरे थ्योरी के नोट्स मेंटेन करेंगे, और दूसरी कॉपी हमारे पास होगी प्रैक्टिकल की, जिसमें हम पूरी थ्योरी के कोर्स स्टडी मैट की हमारी बुक के प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो आप 2 कॉपी मेंटेन कर लीजिए। अगर आप एक कॉपी करना चाहते हो, मैंने आपको बस एक सजेशन दी है, करना चाहे तो 2 कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी की अलग बना लीजिए, वो ठीक रहता है, और प्रैक्टिकल का आप अलग मेंटेन कर लीजिए। आज मैं आपको थ्योरी कराने वाला हूं। स्टडी नोट नंबर 1 हमारा जो है वो उसका नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट। साथ साथ लिखेंगे भाई, नई हेडिंग बनाए ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट एज इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन मैनेजमेंट एज इंट्रोडक्शन। तो स्टडी नोट स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी अगर हम स्टडी नोट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस स्टडी नोट इंक्लूड्स। स्टडी नोट में क्या क्या पढ़ना है, तो दिस स्टडी नोट इंक्लूड हेडिंग डालेंगे सर। इसके बाद दिस स्टडी नोट इंक्लूड, इस स्टडी नोट में हमें क्या पढ़ना है, दिस स्टडी नोट इंक्लूड, दिस स्टडी नोट इंक्लूड्स। तो हमें इस पर्टिकुलर स्टडी नोट में क्या पढ़ना है, फर्स्ट, जिस तरीके से हमारा स्टडी नोट चलेगा उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, और यही सबसे सही तरीका है पढ़ने का। तो ये पूरा स्टडी नोट जो है दोस्तों हमारा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी चैप्टर है। ठीक, तो इसको हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छे से मैं आपको थ्योरी को क्लियर करूंगा, आपको बोरियत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलो, तो आप स्टडी नोट इंक्लूड में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पहला हमें जो टॉपिक पढ़ना है, स्टडी नोट, स्टडी नोट के अंदर कितने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, आप भी मान के चलो पहला टॉपिक मींस फर्स्ट चैप्टर, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। फोर्थ, रिसेंट ट्रेंड, ये 4 टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं। रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन, रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, रिसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट। दोस्तों, ये 4 टॉपिक है, 4 बड़े बड़े टॉपिक है, जिनके अंदर सब टॉपिक भी आएंगे। तो ये 4 मेन हेड हो गए इस चैप्टर के अंदर। जैसे हम ये 4 टॉपिक मेन पढ़ लिए, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज 4 टॉपिक है, कोशिश करेंगे कि हर एक क्लास के अंदर एक टॉपिक को अच्छे समझे।
क्लास ज़्यादा लगाए। हाँ, 1 घंटे की क्लास से मैं ज़्यादा बनाऊंगा नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इकट्ठा सारा देख लूँ तो वो मत करिए, 1 घंटा ही ओएम को पढ़िए, जल्दी कोर्स हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, तो हेडिंग डालेंगे सर, हेडिंग डालेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, चलो एक फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करा, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। कोशिश करेंगे कि आज ये टॉपिक को अच्छे से डिटेल में सीख ले, पूरी क्लास देखिए ध्यान से, स्पीड को 1.5 से ज्यादा मत बढ़ाकर देखना, फिर फायदा नहीं होता थ्योरी पढ़ने का। ठीक है, स्पीड 1.5 से ज्यादा स्पीड मत करिएगा। ठीक है, चलो सर। तो दोस्तों हमारा जो वर्ड है ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को बोलते हैं ऑपरेशन और दूसरे भाग को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट को हम कितने पार्ट में बांट लेते हैं? 2 पार्ट में। एक ऑपरेशन हो गया और एक हमारा मैनेजमेंट हो गया। पहले 2 अलग अलग बातें पढ़ेंगे, पहले 2 अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले ऑपरेशन जानेंगे कि ऑपरेशन क्या होते हैं, फिर मैनेजमेंट को जानेंगे क्या होता है, फिर दोनों को मर्ज करके फिर समझेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। लो जी लो, तो सबसे पहले डालेंगे कि ऑपरेशन क्या होता है और दूसरा डालेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। और जिस तरीके से दोस्तों मैं आपके लिए नोट्स मेंटेन कर रहा हूं उसी तरीके से आप नोट्स मेंटेन करिए। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूं उसी तरीके से आप बनाइए। बस 1 मिनट दीजिए। लो जी लो, तो दोस्तों ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ और मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है दोस्तों किसी भी काम को करना, ये होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है किसी भी काम को करना। अब वो काम क्या होगा? वो काम ये होगा कि आप कोई चीज लोगे और उसको कुछ चीज बना दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कन्वर्जन, इसको लिख देते हैं कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। हमने कहा कि अगर आप किसी चीज में कोई चीज लगा रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल है कि देखो दोस्तों, एग्जाम्पल की अगर मैं मदद करूं, एग्जाम्पल जैसे कि दोस्तों मान लो वुड है, वुड है और ये वुड से ये वुड हो गया, अब पता नहीं जैसे ही बनेगा। ठीक है, ये वुड हो गया सर। अब जैसे कि ये वुड है, इस लकड़ी से आपने क्या करा, ये लकड़ी से आपने लेबर लगे यहां पर, लेबर को बोला कि भाई ये लकड़ी लो और इस लकड़ी से आप मुझे एक सोफा बनाकर दिखाओ, एक सोफा बनाओ। अब लेबर क्या करेगा, इस लकड़ी से, वुड से उसको काटेगा, उसको करेगा। तो वुड को लगाकर लेबर ने क्या करा दोस्तों, लेबर ने क्या करा, एक लकड़ी से क्या बनाया, सोफा। और दोस्तों जब आप लकड़ी लाए और लेबर को दी, दैट्स कॉल्ड इनपुट। आपने लकड़ी लगाई और आपके पास निकल कर क्या आया, आपके पास निकल कर आया आउटपुट। कहता है जब कोई भी पर्सन किसी इनपुट को कन्वर्ट करता है किसी आउटपुट में, उसको हम कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, नहीं हो गया? हाँ जी सर, अगर ये बात आपकी क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब मैनेजमेंट ये होता है, सोचो, मैनेजमेंट टू डू वर्क विथ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर, टू डू वर्क विथ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। अच्छा जी सर, आप अभी स्टडी मैट की लैंग्वेज को ना देखें, अभी बस मेरी सिंपल लैंग्वेज समझे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज सिखा रहा हूं, फिर स्टडी मैट की लैंग्वेज भी पढ़ाऊंगा। टू डू वर्क इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अच्छा जी, ये है मतलब सोचो। अब यहां पर दोस्तों 2 वर्ड निकल कर आते हैं, एक वर्ड निकल के आता है इफेक्टिव और एक वर्ड निकल के आता है इफिशिएंट। तो अगर आप 2 वर्ड समझते हो तो तभी आप मैनेजमेंट वर्ड का मतलब समझोगे। अच्छा, तो मैंने यहां पर सिंपल कहा ऑपरेशन क्या होता है, किसी काम को करना, किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, दैट द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन। अब
अगर मैंने इस लेबर को कहा कि भैया लेबर जी आप ना ये काम मुझे, ये सोफा जो आपको बनाना है, ये सोफा आपको एक दिन में बनाकर दिखाना है, ये सोफा जो आपको बनाना है वो एक दिन में बनाकर दिखाना है। तो लेबर ने ये सोफा एक दिन में बना दिया, लेबर ने ये सोफा एक दिन में बना दिया, एक दिन में बना दिया। ध्यान समझना, ये दो वर्ड समझोगे ना, इफेक्टिव और इफिशिएंट, तभी आप मैनेजमेंट का मतलब समझ सकते हो दोस्तों। फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, ध्यान देना। तो मैंने कहा लेबर साहब आप ना मुझे सोफा बनाकर दिखाओ। पहले मैंने बोला देखो लेबर मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूं और आप इस इनपुट से मुझे सोफा बनाकर दिखाओगे, ये मैंने बोला। जैसे मैंने बोला ना कि भाई एक लकड़ी से सोफा बनाना है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। मैंने कन्वर्जन करने के लिए उसको बोला ऑपरेशन करेगा, वो काम करेगा उस पर। अब मैंने बोला उससे, मैंने उस पर लगा दिया कि देखो ये जो सोफा बनाकर आप मुझे दोगे वो एक दिन में बनाकर देना है। मैंने कहा ठीक है बना दूंगा। अब लेबर की जो रेट था वो बढ़ा 700 रुपए, लेबर का वो रेट था 700 रुपए, मतलब एक दिन में लेबर को 700 रुपए लगते हैं, मिस्त्री साहब को 700 रुपए लगते हैं बनाने में। अब मैंने कहा भैया मुझे एक दिन में सोफा चाहिए। अब क्या हुआ, लेबर ने बताया क्या करा, लेबर ने कहा ठीक है जी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं। लेबर ने जल्दी करने की कोशिश करी और जल्दी करके बना तो दिया, लेबर ने जल्दी से बना दिया, कंप्लीट कर लिया गोल। जो मैंने बोला था उसको करने को एक दिन में बनाकर उसने बनाकर तैयार कर दिया। बट लेबर ने इधर अपने को जगह 3 लेबर का यूज कर लिया, 3 लेबर लगा दिया इसने। एक लेबर 2 लेबर से वो काम हो सकता था, इसने 3 लेबर लगा दिए दोस्तों। यहां पर ना भाई 700 के हिसाब से इंटू 3 करूंगा, 2100 रुपए मुझे पे करने पड़े उसको लेबर को बनाने के लिए। जबकि अगर लेबर 2 लेबर लगाता तब भी वो काम एक दिन में हो सकता था। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं इफेक्टिव का मतलब क्या है, तो आप कहना इफेक्टिव का मतलब है जो टारगेट दिया जा रहा है उस टारगेट को टाइम पर कंप्लीट करना। मैटर क्या करता है इफेक्टिव में, टाइम। अगर एक दिन में बोला तो एक दिन में कंप्लीट करके दिखाया। इट डजंट मैटर व्हाट विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट क्या लगेगी ये मैटर नहीं कर रहा, टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा इफेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों, इफेक्टिव का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो टारगेट को टाइम पे कंप्लीट करो। कॉस्ट कितनी लगे इट डजंट मैटर, कॉस्ट कितनी लगे इट डजंट मैटर, टारगेट को टाइम पे कंप्लीट करके दिखाओ, टारगेट को टाइम पर कंप्लीट करो, टारगेट को टाइम पर कंप्लीट करो। व्हाट विल बी द कॉस्ट इट डजंट मैटर, कॉस्ट जितनी मर्जी लगे मतलब नहीं, कॉस्ट से मतलब नहीं, कॉस्ट से मतलब नहीं। या कॉस्ट बोल लो या रिसोर्सेज बोल लो, रिसोर्सेज। अब मान लो उसने जल्दीबाजी करी तो कितना सारा वेस्ट ऑफ मटेरियल वुड्स बेकार कर दिया, लकड़ी ज्यादा लगा दी उसने। जबकि मान लो अगर मैं 4 उसको बड़ी बड़ी लकड़ियां दे रहा हूं कि सोफा बना दे तो उसने 5 लकड़ी का इस्तेमाल करा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है दोस्तों, रिसोर्सेज ये हो गया मान लो मुझे पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए जो बाहर का कवर है निप है तो ये दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। उसको बनाने के लिए जो औजार चाहिए जो टूल चाहिए वो रिसोर्सेज है। अब मेरे को सोफा बनाना है तो सोफा बनाने के लिए मैंने लकड़ी ली, तो लकड़ी जो मैं इसको दे रहा हूं लकड़ी क्या है, सोफा बनाने के लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का अगर वो जल्दीबाजी करेगा तो वो वेस्ट ऑफ मटेरियल भी करेगा, वेस्ट ऑफ वुड भी करेगा दोस्तों, ये गलत है। क्या अगर मैं आपसे पूछूं क्या टाइम पे काम कंप्लीट करना सही बात है गलत बात है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव होना चाहिए एक लेबर को इफेक्टिव होना चाहिए, टाइम पे काम कंप्लीट करे एक लेबर इफेक्टिव होना चाहिए। पर मैंने कहा इफेक्टिव ही होगा ऐसा नहीं चलेगा। टाइम पे तो काम करिए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, पर उसको कॉस्ट मैटर नहीं कर रहा इफेक्टिव में। इफेक्टिव में कह रहा है भाई आप मुझे, अगर मैंने बोला एक दिन में काम करके दो, वो एक दिन में काम करके देगा। अब वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करे, वो 4 लेबर लगा दे एक दिन में, 2 लेबर में वो एक दिन में काम हो सकता है, वो 4 लगा रहा है क्योंकि पैसे तो मैं दे रहा हूं, वो 4 लगा रहा है और वो कह रहा है मेरे को एक दिन में काम कंप्लीट करके दे रहा है। जहां 2 लेबर एक दिन में सोफा बना सकते हैं वहां उसकी जगह पर 4 लगा रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है। जहां 4 लकड़ियों से काम हो सकता है वहां 5 लकड़ी लगा के वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहा है वो। ठीक है, तो इफेक्टिव होना जरूरी है, पर इफेक्टिव के साथ यहां पर मैटर करती है कॉस्ट। भाई एक सोफा अगर वो मुझे 2100 पे बनाकर दे रहा है, जबकि दूसरा बंदा एक सोफे को वो दो लेबर में करके बना देगा, 2100 में बनाकर दे रहा है और वो 1400 में बन सकता था, वो 2100 में बनाकर दे रहा है, क्या मेरा सोफा कोई खरीदेगा? भाई मैं दुकानदार हूं, मैं सोफा बेचता हूं मान लेते हैं, क्या मेरा सोफा खरीदेगा? मैंने अपने मिस्त्री को बोला भाई ये सोफा बनाना है तुझे एक दिन के अंदर, अभी चाहिए। अब उसने एक दिन में 3 लेबर लगा दिया अपने और बनाकर तैयार कर दिया, 2100 मुझे उसको देने पड़े। अब मैं उसमें प्रॉफिट दूंगा 400 का तो 2500 का बेचूंगा।
तो क्या 2500 में खरीदेगा कोई? जबकि बाहर उनको 1400 का कॉस्ट लगेगी, 400 में 1800 का मिल जाएगा, 2500 खरीदेगा वही सोफा? नहीं दोस्तों, इसलिए इफेक्टिव होना जरूरी तो है, सिर्फ इफेक्टिव होना ये जरूरी नहीं है। क्या बोला? इफेक्टिव होना जरूरी है और सिर्फ इफेक्टिव होना ये जरूरी नहीं है। इफेक्टिव के साथ और भी चाहिए, दैट्स कॉल्ड इफिशिएंट। क्या चाहिए दोस्तों? इफिशिएंट। मतलब अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करो और कॉस्ट बहुत मैटर करती है इफिशिएंट में। तो मैंने कहा नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं कर। अब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है दोस्तों। रिसोर्सेज में आ सकते हैं आपके पास मटेरियल, रिसोर्सेज में आ सकता है आपके पास लेबर, और भी बहुत सारे खर्चे हो सके भाई वेस्ट। बस यहां पर जो मैटर करता है ना दोस्तों, यहां पर जो मैटर करता है ना वो कॉस्ट मैटर करती है भाई। कॉस्ट कम से कम कॉस्ट पे बनाने की कोशिश करो। यहां पर जो मैटर करता है ना दोस्तों वो मैटर करता है टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मैनेजमेंट समझना चाहते हो, अगर आप कोई काम कराना चाहते हो, किसी चीज को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको उसमें इफेक्टिव चाहिए। सिर्फ इफेक्टिव तरीके से काम करोगे या सिर्फ इफिशिएंट तरीके से, या दोनों तरीके से? सर दोनों तरीके से। इसलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन में लिखा गया कि डू वर्क विथ इफेक्टिव एंड, और नहीं एंड, दोनों होने चाहिए। काम टाइम पे हो और कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। बताओ सर समझ में आया नहीं आया? अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप कहना जब भी हम कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम कोई सर्विसेज रेंडर करते हैं, जब भी हम कोई इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं कोई भी चीज को, तब हम इस तरीके से काम करें कि हमारा टारगेट टाइम पे भी कंप्लीट हो जाए और हमारी कॉस्ट कम से कम लगे, तभी हमारे कंपनी को बेनिफिट होगा। क्या समझ में आया ऑपरेशन मैनेजमेंट? तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट? तो आपको समझ में आया। देखो ऑपरेशन मतलब तो होता है कि काम को करना, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन करना, तो काम करेंगे। अब काम किस तरीके से करोगे? सिर्फ इफेक्टिव तरीके से? क्या सिर्फ टारगेट कंप्लीट करना आपका मोटिव होगा, या टारगेट के साथ कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए? सर कॉस्ट भी कम लगनी चाहिए। तो टारगेट के साथ कॉस्ट भी कम लगे, तो इसलिए इफेक्टिव भी होना है और एफिशिएंट भी होना है। तो एक लेबर को अगर आप कंपनी में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो किसी लेबर को जब आप काम दे रहे हो तो उस लेबर से काम इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से कराओ। इसलिए जब भी कभी कोई काम करोगे, ध्यान सुनना, जब भी कभी कोई काम करोगे, जब भी कभी इनपुट से आउटपुट कन्वर्जन करोगे, तो वहां पर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट मतलब जब भी वो कोई काम होगा तो वो इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से होगा, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो आप कहना सर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? अगर मैं इस दोनों डेफिनेशन को जोड़ दूं तो आप कहना कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विथ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर। तो आप जब कभी भी कन्वर्जन करोगे, इफिशिएंट मैनर, आप कभी भी जब कन्वर्जन करोगे, तो कन्वर्जन जब भी आप करोगे तो आप इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में करना, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। बताओ समझ में आया नहीं आया? आओ, तो एज पर स्टडी मटेरियल डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, एज पर स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मैट के हिसाब से ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है? मैंने कहा था ना, थ्योरी में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो बोरियत होगी नहीं भाई। मैं आपको इतने एग्जांपल दे दूंगा कि आपको लगेगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि एक पैराग्राफ पढ़ा ऊपर ऊपर से बता दिया, वो नहीं, एक बार डीपली पढ़ेंगे। तभी तो मैंने कहा कि जितनी क्लास मेरी प्रैक्टिस में लगी ना, उससे ज्यादा क्लास थ्योरी में लग जाएगी मेरी। और इस तरीके से थ्योरी पढ़ा दूंगा ना भाई आपको, इस तरीके से थ्योरी पढ़ा दूंगा ना बहन, जिस तरीके से आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। लो, तो हम क्या लिखेंगे पेपर के अंदर? हम ये लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। ये तो समझाने का तरीका था। लिखेंगे स्टडी मटेरियल। अब देखना, जब मैं स्टडी मैट का नोट्स लिखवाऊंगा ना आपने, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्टडी मैट में क्या लिखा है? मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या लिखा है प्री स्टडी मैट में? वो तो समझाने के लिए था। अब ये देखो, मीनिंग ऑफ लिखना आपको पेपर में, स्टडी मैट की लैंग्वेज है।
पेपर में आपको स्टडी मैट के अलावा कुछ नहीं लिखना, यही लिखना है दोस्तों, स्टडी मैट बस। तो इसलिए मैं स्टडी मैट की लैंग्वेज भी यूज करने वाला हूँ, स्टडी मैट की लैंग्वेज से ही पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपनी लैंग्वेज से पढ़ाऊंगा। लिखा है ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट of operation management is the management of that part of organization, of that part of organization, of that part of organization, that part of organization that is responsible, that is responsible for producing, that is responsible for producing गुड्स एंड और सर्विस। दिखाएंगे गुड्स, फिर लिखेंगे एंड या और सर्विस। सर एंड और का मतलब क्या है भाई? गुड्स एंड और सर्विस। हो सकता है कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करती हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड्स प्रोड्यूस करती है और गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती, सर्विस प्रोवाइड करती है, रेंडर करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करे, हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करे, ये भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन गुड्स और सर्विस दोनों प्रोवाइड करे। अब इसका मतलब समझना, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट को ऑपरेशन मैनेजमेंट कहेंगे। ऑपरेशन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट पे मैनेजमेंट है जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को प्रोड्यूस और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैं कोई गुड्स बना रहा हूं तो बताओ इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ ना कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन कर रहे हो, और जब आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करोगे तो इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में करोगे, नहीं करोगे? यस। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजमेंट है ऑफ दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट का मैनेजमेंट है जहां पर जिस पार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गुड्स को और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। जब आप गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस पार्ट में ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। और ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे होता है? जहां इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन होता है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन। और वहां पर जब कन्वर्जन करते टाइम हम इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर लगा देते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। बताओ सर समझ में आया नहीं आया? अब चेक कर लीजिए, यही हमारी लैंग्वेज स्टडी मैट की। पर अगर मैं इसको डायरेक्टली पढ़ा देता आपको समझ नहीं आता। क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो यहां पर ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब तो समझ में आया कि अगर हम कोई भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन कर रहे हैं किसी भी काम को, और जब हम इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब जो इफेक्टिव और इफिशिएंट पढ़ाया ना, ये पूरे ऑपरेशन मैनेजमेंट में काम आएगा। देखना, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? टारगेट को कंप्लीट करना। व्हाट विल बी द कॉस्ट, इट डजंट मैटर। कॉस्ट क्या रहेगी ये मैटर नहीं करता, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, इफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि टारगेट जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो ठीक है, पर कॉस्ट मैटर करती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो हमें किसी भी काम में सिर्फ इफेक्टिवनेस चाहिए या दोनों चाहिए? सर दोनों चाहिए, टारगेट भी कंप्लीट हो जाए और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी रहे। तो हम जब किसी भी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्जन करते हैं तो हम इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में जब करते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। लो जी लो, मैं एक चीज को बार बार बोलता हूं जानबूझकर कि आपके दिमाग में फिट हो जाए एक बार, ठीक है? चलो, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का तो मतलब समझ में आया क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं सर, अगर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट को और अच्छे से क्लियरिटी लेनी है तो हम ऑपरेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आओ सर, ये तो हो गया मीनिंग हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट किसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन मीनिंग। अब हम पढ़ते हैं कि ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है। हम और अच्छे से ऑपरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हम ऑपरेशन सिस्टम के बारे में और समझेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट समझ में आएगा। तो ऑपरेशन सिस्टम सर, ऑपरेशन सिस्टम क्या है मेनली? देखो जी, साथ साथ पॉइंट लिखते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेरे साथ साथ। देखिए, तो मैं एक लाइन में समझाता हूं ऑपरेशन सिस्टम का क्या मतलब है। कहता है जी, ऐसा सिस्टम जहां पर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करा जाता है। ऑपरेशन तो है ही दोस्तों, ऑपरेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट तो आएगा। आप कहोगे सर यही तो ऑपरेशन मैनेजमेंट सिखाया था। नहीं, ऑपरेशन का मतलब बताया था कि ऑपरेशन वर्ड का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ इनपुट टू आउटपुट, है ना? ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है तो इफेक्टिव और एफिशिएंट भी आ जाता है फिर वो, ठीक? तो ऑपरेशन सिस्टम
एक लाइन में समझाता दिया, ध्यान दीजिएगा। ऐसा सिस्टम, हिंदी में लिख लीजिए आप, मजा आएगा आपको। ऐसा सिस्टम जहां पर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके और कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करे, ऐसे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऐसे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लो, इसकी जगह पर ऑपरेशन ना लिखकर ऑपरेटिंग सिस्टम लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। फिर दोबारा एक बार पूछते हैं कि ऐसा सिस्टम जहां पर इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं फिजिकल रिसोर्सेज लगाकर और कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करते हैं। कंज्यूमर जो हमसे गुड्स खरीदेगा, जो कस्टमर हमसे गुड्स खरीदेगा, उसको भी तो सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या लिखे इसको? लिखेंगे एनी सिस्टम, लिखेंगे दोस्तों एनी सिस्टम ऐसे लिखो, एनी सिस्टम कन्वर्ट इनपुट यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेज क्या हुआ दोस्तों? एक एक लाइन समझे, एक एक वर्ड समझे। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब लकड़ी से अगर आपको सोफा बनाना है तो लकड़ी एक फिजिकल है, हम उसको देख सकते हैं, टेंजिबल है एक तरीके का। वैसे तो यहाँ पर इंटेंजिबल भी यूज करा जाता है, ठीक है, पर मेनली यहाँ पर ज्यादा यूज होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो टेंजिबल होता है। फिजिकल लकड़ी फिजिकल रिसोर्सेज है। उसके लिए टूल्स, हथौड़ा चाहिए भाई, कील चाहिए, आरी चाहिए काटने के लिए, बहुत कुछ होता है ना, इतना तो पता नहीं। फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट output to create output the function of which is satisfy the customer want, satisfy the customer want, satisfy the customer want, and that system is known as operating system, is known as operating system, and that system is known as operating system। तो भाई ऐसा सिस्टम जहां पर इनपुट को आउटपुट में क्रिएट करा जाता है, मतलब कन्वर्ट करा जाता है, कन्वर्ट इनपुट विथ यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेस, लकड़ी, आरी, जो भी होता है। पेन बनाने के लिए चाहिए भैया ढक्कन, पेन की कैप, ठीक है, वो ढक्कन ही हो गया एक तरीके से। पेन का आपके पास बाहर की बॉडी, पेन की रिफिल, पेन की पिन, बहुत कुछ होता है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल रिसोर्सेज, तभी तो बनेगा पेन। तो किसी भी इनपुट को, ऐसा सिस्टम जहां पर किसी इनपुट को आउटपुट में क्रिएट करा जाता है फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करके, और उसका जो मेन कार्य होता है, कार्य मींस फंक्शन, जो मेन काम होता है क्या करना, क्यों हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, क्यों? क्योंकि हम कस्टमर की वांट्स, कस्टमर जो चाहता है उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 1.5 से स्पीड ज्यादा ना बढ़ाए कृपया करके, ठीक, समझ में आ गया? ठीक है सर, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग कर लो या क्रिएशन कर लो, कन्वर्ट कर लो। जब कभी इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है ना, तभी बनता है हमारा गुड्स और सर्विस। इनपुट को आउटपुट, भाई अब सर्विसेज, जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हो, आप वीडियो देखते हो, तो वीडियो जो देखते हो आप, जैसे वीडियो बना रहे हो, तो ये भी तो रिकॉर्ड करी गई है, और ये रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करा? सेटअप लगाया। वो सेटअप क्या है? वो सेटअप है सर गुड्स, है ना, एक तरीके का, कि भाई लगा रहे हैं, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी कभी किसी सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है तो हमें इनपुट में आउटपुट का कन्वर्जन करना होता है, और कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करना। आपको हम पढ़ा रहे हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ आपको ढंग से पढ़ाया जा रहा है, तभी आप हमसे क्लासेस लोगे, और लोगे पक्का, कसम खा लिया आपने, ठीक। तो दोस्तों इस केस के अंदर हम यहां पर कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर मैं बात करूं कि इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, द वेरियस इनपुट सच एज, लिख लेते हैं दूसरे पॉइंट में, बता देंगे एक बार, वेरियस इनपुट, द वेरियस इनपुट
सच एज द वेरियस इनपुट, क्या क्या इनपुट लग सकते हैं, द वेरियस इनपुट सच एज, सबसे पहले तो पैसा लगाएंगे जी, कैपिटल। लकड़ी खरीदनी है मुझे दोस्तों, तो लकड़ी खरीदने के लिए पहले मुझे पैसा लगाना पड़ेगा ना, फिर लकड़ी आ गई मान लेते हैं। लकड़ी आने बाद मुझे लेबर को देना, लेबर को बुलाना पड़ेगा, तो लेबर भी एक तरीके का क्या है हमारे लिए, इनपुट। भाई आप मुझे बताओ इनपुट क्या गुड्स ही हो सकता है क्या, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही हो सकता है क्या, क्या थिंग ही हो सकता है क्या, लेबर नहीं हो सकते क्या, बिना लेबर के क्या लकड़ी से वुड बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए वेरियस इनपुट क्या क्या हो सकता है, आप पैसा लगाओगे, ये एक तरीके का इनपुट है। लकड़ी लगाना एक तरीके का इनपुट नहीं है, पैसा लगाना, पैसा लगाओगे तब लकड़ी आएगी, लकड़ी आए फिर लेबर को लेकर आए, लेबर को लेकर आए तो वो लेबर को लेकर आए जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने का। भाई सोचो कि आप अगर सोफा बनाना चाहते हो तो वही पर्सन को तो लेकर आओगे जो सोफा बनाना जानता हो, क्या घर बनाने वाले लेबर को लेकर आ जाओगे क्या, नहीं दोस्तों। तो हमें कैपिटल की जरूरत होती है तो हम कैपिटल लगाते हैं, हमें लेबर की जरूरत होती है हमें लेबर लगाते हैं, और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो पर्सन की जो पर्सन जानता है सोफा बनाने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी तो एक तरीके का क्या हो गया, इनपुट। विदाउट नॉलेज, अगर वो नहीं जानता कि घर कैसे बनाएं, क्या वो घर बना देगा, नहीं बना पाएगा। इंफॉर्मेशन आर यूज्ड टू क्रिएट गुड्स और सर्विस, मतलब आउटपुट, गुड्स या फिर सर्विस। any other inputs are any other inputs like, और भी बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, लिख देता हूं, और भी ऐसे कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग आपके पास, एंड कटिंग, और भी बहुत सारे इनपुट्स हो सकते हैं भाई कटिंग करने के लिए भैया चाहिए। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन, भाई लकड़ी के सर पे रखकर लाओगे, नहीं, उसके लिए लाने के लिए भाई आप जंगल जाओगे, वहां से लकड़ी काटोगे, ठीक है, कटिंग के लिए आपको दूसरा रखना पड़ेगा, वहां से लकड़ी आएगी, लकड़ी आने के बाद फिर उसको आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन यूज करके सारी लकड़ी इकट्ठा कहाँ रखोगे, सर पे, नहीं, उसके लिए स्टोर करने के लिए आपको गोडाउन लेना पड़ेगा। तो ये सभी लोग चीज क्या है दोस्तों, ये इनपुट है। एक सोफा बनाने के लिए पहले लकड़ी काटने वाला चाहिए, लकड़ी रखेंगे, लकड़ी को प्लेन कर गोल घुमाएंगे, गोल को सही करेंगे, उसको जो खराब है उसको फेंकेंगे, गोल करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, फिर गोडाउन चाहिए, गोडाउन के बाद अलग अलग रिटेलर के पास जाता है, फिर वहां से फिर लेबर चाहिए, फिर उसका सोफा बनता है। ऐसे थोड़ा ना, एक सोफा बनाने के लिए बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं दोस्तों, सही है या नहीं है, गलत कह रहा हूं, नहीं सर, ठीक। तो यहां पर वेरियस इनपुट्स ये हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, मान लेते हैं ये दोस्तों इनपुट है, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं पूरी पहले चैप्टर में आपको पूरी जी जान से पढ़ा दूंगा ढंग से एकदम, कि आपका पहले चैप्टर के अगर एक क्वेश्चन पक्का आएगा पहले चैप्टर से, एमसीक्यू पक्का पूछेगा आपसे, तो समझने की कोशिश करें, ध्यान से पढ़े। इनपुट, देखो इनपुट को कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में, इनपुट को कन्वर्ट जब हम करेंगे आउटपुट में, तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। जो कन्वर्जन प्रोसेस भी कह सकते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस भी कहा जाता है इसको, और इसका दूसरा नाम भी होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। क्या लिख देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो इसके दो नाम से जान सकते हैं, या तो कन्वर्जन प्रोसेस बोल लो, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की लैंग्वेज का यूज करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अगर आप पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लिख कर आओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलने की कोशिश है। हम हर एक यूनिकनेस जो आती है वो ऐसे वर्ड से आती है कि कन्वर्जन की जगह आपने ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करा है, तभी तो कहता है, तभी तो आप एग्जामिनर देखेगा, अरे यार ये इस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को लिखा है। थ्योरी तो हर कोई लिख लेता है दोस्तों, पर अच्छे तरीके से लिखना एक बहुत बड़ा मैटर करता है, तभी नंबर मिलते हैं प्रोफेशनल कोर्स में। देखो अब मान लो यहां पर आउटपुट बन गया, अब देखो यहां पर आउटपुट बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कस्टमर को देंगे, हम इसको कस्टमर के पास पहुंचाएंगे, तो कस्टमर के पास पहुंचाने से पहले हम चेकिंग करेंगे। चेक ये करेंगे कि हम देखेंगे कि यहां पर कस्टमर के पास जाएंगे तो कस्टमर इसके बदले में हमें क्या देगा, सबसे पहले तो कस्टमर इसके बदले में हमें मैनेजमेंट को क्या देगा, फीडबैक देगा। कस्टमर इसके बदले में मैनेजमेंट को क्या देगा दोस्तों, मैनेजमेंट को देगा फीडबैक।
क्या देगा मेरे भाई, मैनेजमेंट को क्या देगा, फीडबैक देगा कि भैया अच्छा, इस तरीके का फीडबैक देगा कि यार ये वाला जो आपने बनाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत बेकार है, फीडबैक देंगे। या ये तो कस्टमर फीडबैक दे सकता है, यहाँ पर कुछ मैनेजर बैठे होंगे, यहाँ पर कुछ मैनेजर होंगे जो यहाँ पर चेकिंग वेकिंग करेंगे कि यार अच्छा ये ठीक से बन रहा है, नहीं बन रहा है, सही से बन रहा है। और जो ये लेबर काम करे, जो कन्वर्जन प्रोसेस में लेबर काम कर रहे हैं, उनका सारा फीडबैक भी मैनेजर दे सकते हैं। किसको, मैनेजमेंट को। दो तरीके से फीडबैक आ सकता है, या तो कस्टमर को भेज दिया गया है और कस्टमर रिव्यू जो कहते हैं ना, रिव्यू दो, अपने रिव्यू दो कैसा है तरीका, तो कस्टमर जब कस्टमर के पास हो गया, एक तो वो फीडबैक हो गया। एक मैनेजमेंट क्या होगा, जब आउटपुट में कन्वर्जन होगा तो देखेगा, अच्छा वो सब कुछ मेजर करता रहेगा कि यार ट्रांसफॉर्मेशन ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा। याद है मैनेजर क्या होता है, मैनेज करने वाला, लोगों को मैनेज करने वाला कि भाई वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगर काम कर रहा है उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर उसकी बात, उस लेबर की बात, उस मिस्त्री की बात, जो भी वो पर्सन काम कर रहा है, वो वर्कर की बात, सब किसको बताएगा, मैनेजमेंट को फीडबैक होगा। अब मैनेजमेंट देखेगा जब ये आउटपुट निकल कर आएगा, जब ये आउटपुट निकल जाएगा, जब ये आउटपुट निकल जाएगा तो ये आउटपुट निकलने के बाद पता क्या होगा, ये आउटपुट निकलने के बाद होगा कंपैरिजन। क्या होगा दोस्तों, ये आउटपुट निकलने के बाद कंपैरिजन। और कंपैरिजन किससे होगा, कंपैरिजन इससे होगा कि वो उससे, कंपैरिजन हमेशा किससे होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि भाई हमें इस तरीके का हमें सोफा चाहिए, या प्रीवियसली हमने जो बनाया था, स्टैंडर्ड से। और कंपैरिजन हमें स्टैंडर्ड से होता है। स्टैंडर्ड मतलब कि हमने पहले दिमाग में सेट कर रखा कि हमें इस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना है, इतना टारगेट है, इतनी कॉस्ट पे, इतना अमाउंट पे टारगेट है, सोफा बनना चाहिए 2000 रुपए का, 2000 की कॉस्ट लगनी चाहिए और इतने लेबर लीजिए, इतने टाइम पे हो जाना चाहिए। अब कंपैरिजन का सोफा एक्चुअल बन रहा है 2100 रुपए में, आउटपुट में जो सोफे की कॉस्ट निकल आई, कॉस्ट जो निकल आई वो निकल आई 2100 रुपए, और 2100 बना, पर स्टैंडर्ड सेट करा था कि सोफे की जो कॉस्ट होगी वो 2000 होगी। अब ये जो स्टैंडर्ड सेट करा, क्या स्टैंडर्ड और ये जो आउटपुट निकला, इसको वो क्या बोलेंगे, एक्चुअल। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, एक्चुअल। अब ये एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करा जाएगा। अब देखेंगे कि यार ये क्या हुआ, जब हमने सोचा था कि हमारा जो सोफा है उसकी कॉस्ट 2000 आ सकती है, अब इसने 2100 में बनाया, ऐसा क्यों। तो अगली बार जो प्रोसेस होगा ना, उस पर हम कंट्रोल करेंगे दोस्तों। तो कंपैरिजन करने से क्या निकलता है मेरे भाई, कंपैरिजन करने से कंट्रोलिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होगी, कैसे होगी कंट्रोलिंग, इस बार तो नहीं होगी क्योंकि इस बार तो बन गया, कंट्रोल होगी इन द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट जब नेक्स्ट प्रोसेस जब होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जब होगा उसके अंदर हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोलिंग रखेंगे कि हाँ पिछली बार 2100 बनाया था तुमने, बहुत गंदा गंदा काम कर रहे हो, 2000 रुपए में बनाकर दिखाओ इसको, समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रोसेस है दोस्तों। जब भी हम इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन करते हैं, दैट कन्वर्जन प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, सर्टेन फीडबैक दिया जाता है मैनेजर द्वारा मैनेजमेंट को, या कस्टमर द्वारा मैनेजमेंट को। उसके बाद जब फीडबैक हो जाता है, फिर हम देखते हैं यार फीडबैक तो मिल गया, चलो ठीक है, किस तरीके से कौन कैसा काम कर रहा है उसको बोल देंगे। पर उसके बाद अगला हम उसको देखो, फीडबैक का मतलब क्या है भाई, यहां पर हमको लग रहा है कुछ मिसिंग है, यहां पर सोफे में अच्छे से पॉलिश नहीं हो पाई, सोफे का डिजाइन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये तो हो गया फीडबैक का मतलब कि जो चीज कमियां है उस कमियों को हम निकाल सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारे पास फोन होते हैं, फोन में कमी होती है कि भैया इसकी रैम बहुत कम है, इसकी ये बहुत कम है, तो वो हम फिर नया उसको दोबारा डेवलप करते हैं अच्छे। और जब नई कंपनी दूसरा नया नया नया, एक ही कंपनी एक फोन में रहती है, हर बार चेंज करते रहती है, चेंज करते रहते हैं, क्यों, कस्टमर रिव्यू देता है, कस्टमर फीडबैक देता है अपना, भाई इसमें ये कमी लग रही है, इसमें ये करें, अगले फोन निकालता, थोड़ा महंगा होता है पर वो सारी कमियां दूर हो जाती है, ऐसी होता है ना दोस्तों। तो फीडबैक देना बहुत जरूरी है, नेक्स्ट प्रोसेस में जो कमियां है उसको पूरी कर देंगे। कंट्रोलिंग होना क्यों जरूरी है, कंट्रोलिंग होना इसलिए जरूरी है कि भाई जब हमें जो चीज 2000 में बन सकती है, आप 2100 में कैसे बना रहे हो, इसका मतलब आप ढंग से काम नहीं कर रहे। तो इसलिए कंट्रोलिंग अब अगले प्रोसेस से करेंगे और अगले प्रोसेस में कोशिश करेंगे कि 2000 की चीज 2000 में या उससे कम में बिके। ठीक है सर, क्लियर है। तो ये एक प्रोसेस हो गया आपके पास, ये एग्जाम्पल मैंने आपको जो दिया एज इट इज उतार दीजिएगा, एज इट इज उतार दीजिएगा। अब मैं जो फीडबैक है और जो कंट्रोलिंग है इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट उतार लीजिएगा एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखेंगे सर, लिखना एन ऑर्गेनाइजेशन टेक मेजरमेंट, मापना, मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट, अलग अलग जगह पर चेकिंग होगी, देखेगा, ध्यान देगा। मैनेजर क्या करेगा, अलग अलग जगह पर जहां कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है आकर देखेगा, हाँ भाई ठीक करो, ये यहां से ढंग से सही नहीं हुआ, इसको ठीक करो, है ना। अगले प्रोसेस पे जाकर देखेगा, तो वेरियस पॉइंट्स,
वेरियस पॉइंट लिख दूंगा अलग अलग जगह पर। जैसे मान लो इनपुट है लकड़ी, लकड़ी जो सोफा बनाने के लिए 4 प्रोसेस से गुजरता है। आपने कहा प्रोसेस कॉस्टिंग सीखी है ना, तो प्रोसेस का काम होता है। पहले प्रोसेस में क्या, उसने देखा भाई यहाँ पर कमी है, थोड़ा सा ठीक करो। दूसरे प्रोसेस में क्या, तो अलग अलग पॉइंट में मेजरमेंट करेगा, मापेगा, देखेगा। एन ऑर्गेनाइजेशन टेक, ऑर्गेनाइजेशन में कौन, एक पर्सन, मैनेजर, ठीक है, ऑर्गेनाइज कंपनी होना जाएगी उठकर, मैनेजर तो जाएगा कंपनी का। टेक मेजरमेंट एट वेरियस पॉइंट इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और इससे क्या होगा दोस्तों बताना, इससे होगा फीडबैक, इससे मिलेगा फीडबैक। अब ये जो बंदा होगा इसको देखा, अच्छा यहाँ पर गलत काम हो रहा है, ये लेबर ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसको निकालो, दूसरा लेकर आओ, है ना, फीडबैक। ठीक, तीसरा आपने फीडबैक दे दिया भाई, यहाँ पर एक कमी है, मैनेजमेंट को बता दिया सर देखो हमने लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं पर यहाँ पर कमी नजर आ रही है, यहाँ पर इसको डिजाइन करने की जरूरत है, हमें लगता है, उसने फीडबैक दे दिया। बाकी काम है मैनेजमेंट का होगा, जो डायरेक्टर साहब होंगे उनका काम होगा, वो करना चाहते नहीं करना चाहते। फीडबैक देना बहुत जरूरी है। दूसरा, अब ये फीडबैक कौन कौन दे सकता है, मैनेजर भी दे सकता है अलग अलग वेरियस कन्वर्जन प्रोसेस में, या कस्टमर को जब बेच दिया कस्टमर भी दे सकता है। यहाँ पर अभी कस्टमर की बात नहीं कर रहे, अभी मैनेजर की बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरा, यहां पर कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो आफ्टर फीडबैक compare the actual result with the standard set by the organization, and take necessary actions, that called controlling। इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। तो बताओ कंट्रोलिंग और फीडबैक का समझ में आया प्रोसेस। दैट कॉल फीडबैक, इसको हम कहते हैं फीडबैक। तो फीडबैक के बाद भी कंट्रोलिंग होना जरूरी है भाई। आप पता चल गया कि हाँ गलती हो रही है, अब कंट्रोल करो। जब एक्चुअल स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, जब जो चीज 2000 की बन सकती है वो 2100-2200 की क्यों बन रही है, उसको कंट्रोल करो। नेक्स्ट प्रोसेस में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, यस सर। 5वां पॉइंट लिखते हैं। सर कितना है, सर लिखते जाओ भाई, जो है तो है, अब स्टडी मैट में है तो मैं उसको पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट to note that goods and service often occurs jointly। इसका मतलब यह है कि ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गुड्स और सर्विस हमेशा एक साथ जाती है, जहां भी जाती है, अगर जॉइंटली एक साथ जाती है। जब भी कोई गुड्स और सर्विस बनती है एक साथ होता है। जैसे लेबर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, तो सोफा बनना क्या है, गुड्स, और गुड्स बनाने के लिए लेबर ने क्या दी, अपनी सर्विस। तो जब भी कोई चीज इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट जाता है तो एक साथ होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट दैट गुड्स एंड सर्विस ऑफ्टन अकर्स टुगेदर, या लिख दो जॉइंटली, बात एक ही है, ठीक है सर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपने ना किसी बाइक की सर्विस कराई, एग्जांपल मान लो आपने बाइक की सर्विस कराई, अब सॉरी, यहां पर आपने बाइक की सर्विस कराई, तो जो वर्कर है जिसने सर्विस करी, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, सर्विस हो गया, क्योंकि वर्कर ने क्या करी, बाइक की सर्विस करी। अब बाइक की सर्विस कराने के लिए कराई तो उसमें क्या डाला वर्कर ने डाला सर इंजन ऑयल। भाई सर्विस कराते हो, अगर आपने देखा हो कभी स्कूटी बाइक की सर्विस कराते हो तो इंजन ऑयल डलता है उसके अंदर। इंजन ऑयल क्या है, हमारे लिए गुड्स है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो वहां पर गुड्स और सर्विस कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती है और ब्यूटी पार्लर जाकर अपना फेस का मेकअप करती है, जस्ट एग्जांपल। जब आप फेस का मेकअप करते हो, जो ब्यूटी पार्लर वाली दीदी होती है वो दीदी क्या करती है, वो दीदी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। पर जो आपके प्रोडक्ट यूज करती है, सर्विस आपको भाई पता नहीं क्या, आईलाइनर, काजल वगैरह, जो भी लिपस्टिक वगैरह, जो भी
जो भी प्रोडक्ट लगाती है वो प्रोडक्ट क्या है दोस्तों? गुड्स। तो ब्यूटी पार्लर वाली दीदी आपको सर्विसेज तो दे रही है दोस्तों, अब साथ में गुड्स का भी यूज करे, गुड्स का भी आपका यूज कर रही है। जैसे कि नाई की दुकान पर अगर हम गए तो लड़कों के लिए तो 50 रुपए में बाल कट जाते हैं भैया, ठीक है। तो अब उसने भाई बाल कटा है, तो जो नाई वाला है, सलून वाला, अब उसने क्या करा सर? सर्विसेज दी। अब उसने कहा भाई मुझे फेशियल भी करना है, तो फेशियल के लिए जो प्रोडक्ट का यूज करा, दैट्स कॉल्ड गुड्स। तो जहां भी हम कोई भी चीज करते हैं दोस्तों, वहां पर गुड्स और सर्विस का बोथ होना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि गुड्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो, सर्विस बहुत कम मात्रा में हो सकता है कि सर्विसेज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, गुड्स बहुत कम मात्रा में हो, है ना, ये पॉसिबल है। हो सकता है कि दोनों प्योर हो। मान लो मैं किसी दुकान पे गया और मैं ध्यान सुनना, मैं अपना, मान ले कोई पर्सन है, कोई लड़की है जो मेकअप कराने गई। अब दो तरीके से वो मेकअप कर सकते हैं, या तो वो कहीं से प्रोडक्ट खरीद के ले आए और मेकअप खुद करे, ठीक है, या वो ब्यूटी पार्लर जाए और मेकअप कराए और प्रोडक्ट भी उन्हीं का यूज करवाए। दो तरीके हैं। तो अगर जब वो मेकअप करने जा रहे, तो ब्यूटिशियन जो होती है, जो लड़की दीदी है, वो जो ब्यूटी पार्लर जो चमका देती है चेहरे को, ठीक है, तो वो केस उसमें क्या होता है कि जो वहां पर जो दीदी है, जो आपको मेकअप कर रही है, जो लड़की का मेकअप कर रही है, आप समझिए, तो उसका काम ज्यादा है, तो वहां पर मोर सर्विस है एंड लेस गुड्स है। सर गुड्स भी तो ज्यादा, मुझे नहीं पता भैया, क्या पता बराबर बराबर हो, कितने गुड्स लगते हैं, पर अगर सोचो गुड्स का क्या करोगे जब सर्विस लगाने वाला ठीक नहीं होगा, तो वो वाली बात हो गई। सर मैं तो इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, पर मुझे कोई नॉलेज नहीं है इतनी, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहां पर हमने बाइक की जो बात करी, जैसे हमने घर का पेंट कराया, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, घर का पेंट कराया। अब घर में पेंट करने वाला, पेंटर वाले भैया जो पेंट कर रहे हैं, वो क्या है? सर्विस। और जो आप पेंट उसको लाकर दे रहे हो, वो क्या है? गुड्स। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर गुड्स और सर्विस होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट में कि मैक्सिमम टाइम गुड्स और सर्विस का मैक्सिमम यूज करा जाता है। बट दोस्तों, अगर मैं आगे 6th पॉइंट पे एक बात लिखूं, व्हेन देयर इज अ प्योर गुड्स एंड प्योर सर्विस, ऐसे उससे पहले मैं लिख लेता हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द कॉम्बिनेशन, अभी मैंने क्या बात करी? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं, जहां पर गुड्स और सर्विस का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पेंट कराना है घर में, तो पेंटर वाले भैया की जरूरत है, जो पेंट करेंगे वो सर्विसेज दे रहे हैं, और पेंट खरीद के देना पड़ेगा, वो है गुड्स। तो जब भी हमें कोई काम करना होता है, कंपनियां कोई काम करवाएगी, तो आपको गुड्स और सर्विस दोनों देने की कोशिश करेगी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज कॉन्टिनम। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिनम। कॉन्टिनम। एंड अनदर named as product package, ठीक, दो नाम से जाना जाता है। जब गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन होता है तो कॉन्टिनम बोलते हो, प्रोडक्ट पैकेज भी कहा जाता है। तो लो जी, कॉन्टिनम और प्रोडक्ट पैकेज, ठीक। लो जी दोस्तों, तो यहां पर दो वर्ड का मतलब भी मैंने आपको सिखाया, एक का है कॉन्टिनम, उसको बोलते हैं सेम, और प्रोडक्ट पैकेज से। तो यहां पर जब कंपनी होती है तो कोशिश करती है कि गुड्स, देखो जब भी कोई कंपनी गुड्स बना रही है तो वो सर्विस भी उनके लिए लग रही है। आप सोचिए, आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL क्या बनाती है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बनाती है और बहुत से जनरल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे फेयर एंड लवली क्रीम या फेयर एंड हैंडसम क्रीम बनती है। तो प्रोडक्ट तो बन गया, उसको आप तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो चाहिए ना। तो जब भी कोई होती है तो प्रोडक्ट पैकेज कहते हैं इसको। तो हर एक कंपनी को मेनली प्रोडक्ट पैकेज का यूज करा जाता है, गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पर सिर्फ गुड्स मिल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ सर्विस दी जा रही है और कुछ यूज नहीं कर रहे, ठीक है सर। जैसे सर्विसेज का, अकेला सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने रिचार्ज करवा लिया अपने फोन के अंदर क्या कराया? रिचार्ज, ठीक है, ये सर्विस हो गई एक तरीके। आपने यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ये सर्विस हो गई एक तरीके की, है ना। तो सर्विसेज तो है। क्या पैसे पे करा वो अलग चीज होगी, या पैसे पे नहीं करा, यूट्यूब पे फ्री वीडियो देखिए, फ्री क्लास देखी, तो एक तरीके का सर्विस है। आपने उसके लिए कुछ तो, आपने गुड्स तो नहीं लिया ना, इंटेंजिबल प्रोडक्ट तो नहीं है। सर फोन लिया है, फोन, अरे वो उसकी बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे सर वीडियो देखने के लिए वो सर्विस है। फोन लेना तो गुड्स है, फोन लेना गुड्स है, प्योर गुड्स है। सर्विस क्या है? उस पर वीडियो देखना, ये देखना, क्लासेस देखना, सर्विस है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारा खत्म होता है ऑपरेशन सिस्टम। तो अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डीप नॉलेज मिल रही है कि क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट और क्या है ऑपरेशन सिस्टम। तो समझ में आया नहीं आया? समझ में आया दोस्तों। तो यहां पर मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका खत्म कराया है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अपना जो तीसरा पॉइंट है वो आपको बताने जा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अच्छा,
हमारे पास स्टडी नोट के अंदर 4 टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमारे पास पर्टिकुलर स्टडी नोट के अंदर कितने टॉपिक है मेरे भाई? हमारे पास पर्टिकुलर स्टडी नोट के अंदर 4 टॉपिक है। ठीक है, कौन कौन से एक बार देखते हैं। इस स्टडी नोट के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक है। देखो एग्जाम्पल देता हूं तो थोड़ा मेरा टाइम लग जाता है ना। तो जब ये होगा इसके इस चैप्टर पहला वाला जो टॉपिक है ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, थोड़ा बड़ा है, बाकी तो एक एक टॉपिक है, बाकी सबका एक एक पॉइंट पढ़ना है। पहले वाले में थोड़ा है। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव, अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगे, फिर अगली क्लास में स्कोप ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट सीखेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब जाकर हम अपने सेकंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, और उसके बाद तो फिर एक एक पढ़ना है बस, और कुछ नहीं। मतलब पहला वाला ही बड़ा है, मतलब पहले वाले में 2 क्लास लग सकती है 1-1 घंटे की, उसके बाद सर फिर 1-1 घंटे की 1 क्लास लगेगी, 5 क्लास में खत्म करेंगे। बहुत डिटेल में सीखे। मैंने जिस तरीके से करा रहा हूं ना दोस्तों, इसी तरीके से आपको उतारना है। मैं चाहता तो आपको पीडीएफ फॉर्म में बना लेता, पहले लिख देता सारे नोट, फिर पढ़ाता, मजा नहीं आता उसमें। वो तब होना चाहिए जब प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट हो, वो तब होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी पढ़नी है तो यार इतना सब कुछ, इतना टाइम, ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पर जो चीज हमें मिल रही है एक बार पढ़ने के बाद, वो बहुत ज्यादा कुछ मिल रहा है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है आपको? तो टाइम कंज्यूमिंग होता है पर आपको बहुत कुछ मिल जाता है इसके अंदर। हाँ, अगर प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट होता तो फिर तो सर पीडीएफ से पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि वहां पर प्योर थ्योरी है, तो भाई थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाएंगे हम। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट स्कोप। ये 2 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे डिटेल में, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।